नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। खबरें फटाफट में। मिलिटेंसी, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, झड़प और फिर सख्त कर्फ्यू की घटनाओं ने कश्मीर की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। अब कश्मीरी युवाओं को ड्रग्स ने भी जकड़ लिया है। इस पूरी ड्रग्स स्टोरी में कई स्टेक होल्डर्स हैं। पीड़ित युवा, उनका परिवार, समाज, पुलिस और डी एडिक्शन के काम में लगे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स। कश्मीर में अब नशे तक पहुंच बहुत आसान है। गांव, कस्बों, शहरों में ड्रग पेडलर्स का जोरदार नेटवर्क। कश्मीर में राजधानी श्रीनगर और साउथ कश्मीर में अनंतनाग सबसे ज्यादा ड्रग्स प्रभावित जिले हैं। इसके अलावा पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, शोपियां में भी ड्रग्स के काफी मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 30 साल से कश्मीर आतंकी घटनाओं, पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, अलगाववाद के लिए बदनाम रहा है। लंबे वक्त से अस्थिरता का माहौल है। 1989 के बाद से हिंसा, कर्फ्यू, सुरक्षा बलों का कथित उत्पीड़न, आर्टिकल 370 हटने के बाद लॉकडाउन और कोरोना की तालाबंदी, इन सभी कारणों की वजह से लोगों को लंबे वक्त तक घर में रहना पड़ा है। इस दौरान मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ पर बुरा असर हुआ है। कश्मीर की सीमा पर होने की वजह से भी ड्रग्स की सप्लाई होने की आशंका रहती है। इस वजह से यहाँ ड्रग्स का कारोबार अच्छा खासा फल फूल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। इतनी मजबूत कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी उससे डरा हुआ है। अमेरिका ने ये अनुमान लगाया था कि तालिबान को राजधानी काबुल पर कब्जा करने में 90 दिन का समय लगेगा। इतने दिनों में अमेरिका अपने नागरिकों को और अधिकारियों को देश से बाहर कर लेगा। अमेरिका का यह अनुमान गलत निकला। तालिबानी लड़ाके अब तक 11 प्रांतों पर कब्जा करने के बाद राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर रह गए। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वे तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी करें। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से यहाँ हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। दूतावास ने भारतीय पत्रकारों को विशेष तौर पर सतर्क रहने को कहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेता को निशाना बनाया। गुरुवार रात आतंकियों ने राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोग जख्मी हुए। आतंकियों ने 3 ग्रेनेड फेंके थे जो बीजेपी नेता के घर की छत पर फटे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला खांडली इलाके के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह के घर पर हुआ। बीजेपी नेता के घर हमले से पहले आतंकियों ने गुरुवार को दिन में कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू की गई। दौरान आतंकियों की गोली लगने से 2 सुरक्षा बल और 2 आम नागरिक घायल हुए। यह हमला काजीगुंड के मालपोरा में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ था। घाटी में पिछले कुछ समय से बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। कानपुर के बर्रा 8 की बस्ती में छेड़खानी के एक आरोपी को बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के बेटे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। मौके पर खड़ी पुलिस मूक बनकर तमाशा देखती रही। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें भीड़ एक शख्स को पीट रही है। भीड़ के शिकंजे में फंसे पिता को बचाने के लिए उसकी बच्ची लिपट कर रो रही है। इसके बावजूद भीड़ शख्स को पीटती रही। मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़े होने पर सांप्रदायिक तनाव फैलने का डर है। ऐसे में प्रशासन ने मौके पर पीएसी तैनात कर दी है। पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। पीड़ित परिवार का कहना था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने के बाद भी पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। महाराष्ट्र में एक शख्स के एनसीपी चीफ शरद पवार बनकर ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। उसने परिवार पवार की आवाज में मंत्रालय के एक सीनियर अफसर को फोन किया और एक ट्रांसफर करने के लिए कहा। अधिकारी को जब शक हुआ तो उन्होंने पवार के घर में फोन किया। वहां से पता चला कि एनसीपी चीफ घर पर नहीं है। मामला गंभीर था, इसीलिए अधिकारी ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मुंबई के गांव देवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया।
अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि फोन करने वाले की आवाज शरद पवार की हूबहू कॉपी थी। गुरुवार को केस दर्ज कर जांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंप दिया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को पुणे में हिरासत में लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आखिर कॉल करने का मकसद क्या था, इसकी जांच जारी है। महाराष्ट्र में रहने वाली 10 साल की अनीशा पाटिल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। अनीशा ने मेल कर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का बुलावा आ गया। अनीशा के पास प्रधानमंत्री के लिए कई सवाल थे। उन्होंने भी सवालों के जवाब भी दिए। बात में बच्ची ने पूछा कि आप राष्ट्रपति कब बनेंगे। ये सवाल सुनकर प्रधानमंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अहमदनगर की अनीशा किसी सामान्य परिवार से नहीं है। उसके पिता डॉक्टर सुजय विखे पाटिल सांसद हैं। दादा राधाकृष्ण विखे पाटिल भी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनीशा की प्रधानमंत्री से मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। पीएम ने उसे चॉकलेट दी। अनीशा के मन में प्रधानमंत्री को लेकर जितने भी सवाल थे वे उनसे पूछ डाले। कांग्रेस और ट्विटर की जंग तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी के नाम पर कर दिया है। इनमें दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी है। श्रीनिवास ने ट्वीट करके कहा कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे? हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेगा। आइए मिलकर इस जन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने पार्टी और राहुल गांधी समेत कई सीनियर नेताओं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिए हैं। बुधवार रात कांग्रेस के 5 सीनियर लीडर्स के ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के करीब 5000 अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर सरकार के दबाव में आकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ काम कर रहा है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोला है। कटारिया ने अपराध के आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे घर के बाहर निकलें और गृह विभाग की सुध लें। कटारिया ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे गृह मंत्री रहते हुए प्रदेश में अपराध नहीं हुए, मगर हमारे समय प्रदेश अपराधों के मामले में चौथे पायदान पर आ गया था, लेकिन वर्तमान सरकार अपराधों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। तभी तो महिला अपराधों को लेकर देश में अव्वल नंबर पर पहुंच गया है। बलात्कार, चोरी, अपहरण, नकबजनी सहित एएससी के अपराधों के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुस्तान में गहलोत अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना काल में 8 सिविल लाइंस से बाहर नहीं निकले। कटारिया ने भरतपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता पर हुई एसीबी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राजनीति का कितना दखल बढ़ा है, एसीबी की इस कार्रवाई से साफ झलकता है। इंदौर की पहचान देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर में होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ नाथ नाम का एक ऐसा इलाका है जहाँ सपेरों का वास है। यहाँ कभी हर घर में नागदेव नजर आया करते थे। इतना ही नहीं, बच्चे सांपों के साथ खेला करते थे। नाग पंचमी सहित अन्य दिनों में नागदेव के दर्शन करवाकर साल भर रोजी रोटी का साधन जुटाने वाले इन सपेरों के समक्ष अब 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसका कारण सांप को पकड़ने या लेकर घूमने पर पाबंदी लगना है। उनका कहना है कि यदि हमें सिर्फ नाग पंचमी पर ही इसकी छूट मिल जाए तो यह हमारे लिए साल भर की आमदनी और गुजर बसर का जरिया बन सकता है। 200 घरों वाले नाथ मोहल्ले को तत्कालीन इंदौर कलेक्टर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बसाया था। तब यहाँ एक घर भी ऐसा नहीं था जहाँ सांप आपको नजर नहीं आए। यह परंपरा कुछ वर्षों पहले तक नजर आती थी। हालांकि प्रशासन की कड़ाई के बाद अब यहाँ पर सांप तो नहीं, लेकिन उनके रखने की जगह खाली टोकरी जरूर नजर आती है।
इंदौर में एमपी ऑनलाइन के नाम से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे। ये रैकेट द्वारकापुरी थाने के ठीक सामने सृष्टि फोटोकॉपी नाम की एक दुकान में चल रहा था। कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने बुधवार रात 8 बजे दबिश देकर हजारों फर्जी आईडी कार्ड जब्त किए। अधिकारियों ने ऋषि पैलेस के रहने वाले दुकान मालिक नरेंद्र सरसाट को गिरफ्तार किया। नरेंद्र ने पूछताछ में अपने एक साथी का नाम बताया जो कार्रवाई के बाद से छिपा हुआ था। अफसरों ने उसे भी गिरफ्तार किया है। प्रदीप एक वोटर आईडी कार्ड बनाने के एवज में 1000 रुपए लेता था, जबकि सरकारी माध्यम से एक कार्ड 25 रुपए में और एजेंट के जरिए 250 रुपए में बनता है। ये कार्ड 1 महीने के अंदर डाक से आवेदक के पते पर भेज दिए जाते हैं। प्रदीप 24 घंटे के अंदर ही वोटर कार्ड दे दिया करता था। दस्तावेज की कमी के कारण लोग प्रदीप के झांसे में आ जाते थे और कार्ड बनाने के लिए 1000 रुपए भी दे देते थे। 8 जून 2019 की रात भोपाल के मांडवा बस्ती में 9 साल की बच्ची से रेप की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा तक पहुंचाने वाले टीआई को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से नवाजा गया है। बच्ची की विभत्स हालत में लाश मिलने की घटना से पूरी राजधानी सन्न रह गई थी। कमला नगर पुलिस रात दिन एक कर अपराधी तक पहुंची थी। जांच में सामने आया कि हत्या और रेप पड़ोसी ने ही किया था। टीआई ने 48 घंटे तक बिना सोए 38 गवाह तलाश किए थे। कोर्ट में तीसरे दिन 80 पेज का चालान भी पेश किया था। टीआई द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को हत्या और रेप के मामले में अलग अलग की सजा सुनाई थी। मासूम के साथ हुई इस दरिंदगी के मामले में विवेचना तत्कालीन कमला नगर टीआई आलोक श्रीवास्तव ने अपने जिम्मे ले ली थी। टीआई ने घटना की गंभीरता को देखते हुए रात दिन जांच जारी रखी। उन्होंने 48 घंटे में ही बच्ची को न्याय दिलाने के लिए 38 गवाह खोज निकाले, 80 पेज की चार्जशीट भी तैयार की। चार्जशीट में हर पहलू को बारीकी से साक्ष्य के साथ रखा। उन्होंने ऐसी कोई भी कड़ी को नहीं छोड़ा जिससे आरोपी खुद का बचाव कर सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए इस साल देश भर के 152 पुलिस अधिकारियों को चुना गया। इनमें से जोधपुर यूनिट से 4 अधिकारी चुने गए हैं, जबकि राज्य भर से कुल 9 पुलिस कर्मियों को इसमें स्थान मिला है। जोधपुर से एक यूनिट के 4 पुलिसकर्मी चुने जाने का यह पहला मौका है। इसमें पूर्व डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव, एसीपी दर्जाराम, थानाधिकारी दिनेश लखावत और अशोक अंजना को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर के खांडा फालसा थाना क्षेत्र में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का 3 दिन में खुलासा करने पर थानाधिकारी दिनेश लखावत को और बनाड़ क्षेत्र में समलैंगिक संबंध के चलते आरी से पति को काटकर फेंकने के मामले की गुत्थी सुलझाने पर तत्कालीन बनाड़ थानाधिकारी अशोक अंजाना का चयन हुआ। धर्मेंद्र यादव वर्तमान में सिरोही एसपी पद पर कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त सीबीआई के 15, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 11, उत्तर प्रदेश पुलिस के 10, केरल और राजस्थान के 9 और 9, तमिलनाडु पुलिस के 8, बिहार से 7, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली पुलिस से 6 और शेष अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। एक कॉलेज छात्रा इलाज के अभाव में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पिता इलाज कराते थे, सारी जमा पूंजी पत्नी के आभूषण तक बिक चुके, फिर भी बेटी का उपचार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उनका परिवार कर्जदार बन चुका। अब इस परिवार ने भामाशाहों से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार भुरियाली ढाणी में रहने वाले रामप्रकाश टाक बाजार में एक आटा चक्की चलाकर अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से उनकी बड़ी बेटी रामकवरी का इलाज करवाते आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके। रामकवरी के खून में इन्फेक्शन होने से लीवर में खराबी, वॉल में रिसाव होने से उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। बीमार बेटी के पिता की बाजार में आटा चक्की की दुकान ही आजीविका का एकमात्र स्रोत है, लेकिन बेटी की बीमारी एवं लॉकडाउन के चलते पिछले 2 वर्षों में कभी कभार ही खुल पाई, जिस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। रामप्रकाश का सपना था कि बेटी पढ़ लिख कर कामयाब बनकर परिवार और समाज का नाम रोशन करे और उनका अच्छे परिवार में रिश्ता हो। गंगा के जल स्तर में खतरनाक ढंग से बढ़ोतरी जारी है। देर रात 2 बजे हथीदह में गंगा अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। दीघा में इसके जल स्तर में 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। गुरुवार को बक्सर में 1.03 लाख क्यूसेक पानी अधिक आया।
गंगा के तटवर्ती बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, सारण, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर और लखीसराय में बाढ़ से करीब 22 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। बक्सर में नदी खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। ये पानी पटना में गंगा के स्तर को अगले 24 घंटे में ऊपर करेगा। गंगा नदी पटना के हाथीदह में सर्वोच्च रिकॉर्ड के निकट पहुंच चुकी है, तो भागलपुर में भी नए शिखर की ओर है। इससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। हाई अलर्ट जारी है। उधर सूबे की 1 दर्जन प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इनमें गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, खिरोही, अधवारा, दुर्गावती, कर्मनाशा, किऊल, भूतिही शामिल हैं। एसएएफ जवान ने शिवपुरी की युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की इन दिनों ग्वालियर की बटालियन में पोस्टिंग है। व्हाट्सएप पर हुई पहचान के बाद युवती भोपाल निजी काम से मां के साथ आई थी। इस दौरान उसने युवती को होटल में मिलने बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। आरोपी शादीशुदा है। युवती की शिकायत पर ऐशबाग पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती को जब पता चला कि नीरव ने उससे शादी की बात झूठी कही और वह पहले से ही शादीशुदा है, तो मामला बिगड़ गया। युवती ऐशबाग थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।